लाडो, जिसका असल नाम कादम्बिनी हो, उसे अक्सर कादो या कादी कहकर पुकारा जाता था। 10 साल की उम्र तक कादम्बिनी इन दोनों ही नामों पर जवाब देती थी। फिर अचानक एक दिन उसने बोलना बंद कर दिया। यह कोई विरोध नहीं था, ना ही कोई गुस्सा, और ना ही उसने ये ऐलान किया कि उसे ये नाम पसंद नहीं है। बस सीधे सीधे बातचीत बंद। कादू, ओ कादू, गला फाड़कर चिल्लाते रहो, क्या सुनाई नहीं देता? अरे कादी, अब जवाब कौन दे? इस घर में ना कोई कादू है ना कादी। तब से उसे खुखू कहकर पुकारा जाने लगा। शुरू शुरू में लोग भूल जाते थे और उसे पुराने नाम से ही पुकार बैठते थे। कादम्बिनी भूलकर भी जवाब नहीं देती थी, जैसे उसका नाम उसकी बचकानी आदतों से कहीं बड़ा था। रोज इस्तेमाल होने वाला एक मामूली सा नाम। अब 16 साल की उम्र में हैरानी नहीं कि वो 17 की हो या 18 की भी हो सकती है, उसे खुकू नाम भी खटकने लगा है। पर भला एक इंसान मामूली से निकनेम के लिए कितनी बार चुप रहकर बवाल मचाएगा? अब इस उम्र में ये शोभा भी नहीं देता। वैसे भी इस घर से उसकी विदाई होने में कितनी देर है? 6 महीने या साल भर के लिए इतना तामझाम करना बस वक्त की बर्बादी है। रंग थोड़ा सांवला है कादम्बिनी का, चेहरा भी कोई बहुत सलोना नहीं है, पर उसके शरीर की बनावट बड़ी सुडौल है। इसे एक शब्द में समझाना मुश्किल है। मध्यवर्गीय बंगाली घरों में ऐसी बनावट कभी देखने को मिलती है। ये सिर्फ खूबसूरती के दायरे में नहीं आता। लड़कियों की जो खूबसूरती शरीफ लोगों की आंखों में चढ़ती है, वो अक्सर उनके चेहरे और खाल पर ही टिकी होती है, खाल पर कुछ ज्यादा ही। पैदा होने से पहले शायद रूहें सत्यम शिवम सुंदरम की चमक में अंधी रहती होंगी, वरना काले आदमी और लड़कियों की गोरा करो वाली अर्जियों के शोर से ऊपर वाले के कान फट जाते। लड़कियों की सेहत भी वैसी होती है, एक भद्र तरीके की तंदुरुस्ती जिसमें कोई बीमारी ना हो। पर बनावट और सेहत अलग चीजें हैं। शरीर का ठीक रहना सेहत है, पर बनावट शायद वो शरीर की कोई शरारत है, क्योंकि किसी टेढ़े इंसान के अलावा उस पर किसी और की नजर ही नहीं टिकती। कादम्बिनी के पिता डॉक्टर असमंजस रक्षित पिछले कुछ वक्त से अपनी बेटी को अच्छे लड़कों के बाप, दादा, चाचा, ताऊ और दोस्तों के सामने पेश करने लगे हैं। पहले निशाना ऊंचा था, क्योंकि उम्मीदें अक्सर आंखों को चौंधिया देती हैं, पर समाज के ऊंचे तबके के लोग इतने ठंडे, शरीफ और नपीतुली नजर वाले होते हैं कि कादम्बिनी के कमरे में घुसते ही नफरत से उनका सिर घूमने लगता है। उन्हें एक अजीब सी बेअदबी महसूस होती है, जैसे किसी टूटे हुए चश्मे के शीशे के आर पार देख रहे हों। दोनों आंखों में एक चुभन सी होने लगती है। गलती घरवालों की है। वे कादम्बिनी को ना सजाने वाले आधुनिक फैशन में सजाते हैं। साड़ी लपेटने का अंदाज, खुले बालों की बेबाकी और कुछ दूसरी छोटी छोटी बातें कादम्बिनी के हुलिये को अलग बना देती हैं। चौखट पार करके कुछ कदम चलकर कादम्बिनी को बैठना पड़ता है। उसकी वो चाल और बैठने का तरीका देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी शांत तालाब में समंदर की कोई लहर आ गई हो। कादम्बिनी के चेहरे की एक सबसे बड़ी खूबी इस परख के वक्त उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। उसके चेहरे पर मासूमियत की जो छाप है, अनजाने दर्शकों के शकी दिमाग को वो किसी बनावटी अभिनय की तरह बेमेल लगती है। वे कादम्बिनी को उस आम की तरह समझने लगते हैं जिसका रंग तो कच्चा हो पर भीतर से वो पक चुका हो। चेहरे का वो भोलापन उन्हें चालाकी का नकाब लगता है और आंखों की मासूमियत धोखा देने की एक चाल। हकीकत के बोझ तले सबकी उम्मीदें अब झुकते झुकते जमीन छूने लगी थी। अब बात क्लर्क, स्कूल मास्टर या किसी की दूसरी पत्नी बनने तक आ गई थी। जिंदगी के अनगिनत मोड़ों पर हर जगह ममता की भावुकता ढूंढने से काम कैसे चलेगा? इसीलिए जब इस बार किसी ने कादम्बिनी को पसंद किया तो घर वाले ना तो हंसे और ना ही रोए। कादम्बिनी ने सोच विचार कर देखा कि किसी बिचौलिए के जरिए बात करने से उलझनें भी बढ़ती हैं और वक्त भी बर्बाद होता है। उससे बेहतर है कि सीधे उसी के पास जाया जाए जिसके हाथ में सारी डोर है। आखिर वो अपने बाप की लाडली जो थी। लोग तो उसे मखरेबाज कहने से भी बाज नहीं आते थे। असीम मरीज देखने बाहर जा रहे थे। कादम्बिनी ने जाकर कहा, थोड़ी देर बाद मरीज देखने जाना पापा, मेरी एक जरूरी बात सुन लो। बेटी की जरूरी बात सुनकर असीम सकपका गए। क्या उल जलूल बोल रही है? क्या मैं खत का जवाब ना दूं? उन्होंने पसंद करके खत लिखा है तो जवाब क्यों ना दूं? आदमी ठीक नहीं है पापा। आदमी ठीक नहीं है? तुझे कैसे पता चला कि वो ठीक नहीं है? बाप के मुंह पे इस बात का जवाब देने वाली वो कोई बदतमीज, नखरेबाज या हद से ज्यादा भोली लड़की नहीं थी। आखिरकार उसे किसी बिचौलिए का सहारा लेना ही पड़ा। उसने अपनी सफाई अपनी फुफेरी बहन शांतिलता के सामने पेश की। वो आदमी बहुत बुरा है शांति दी, बड़े गंदे तरीके से ताक रहा था। गंदे तरीके से ताक रहा था मतलब क्या रे लाडो?
क्या तू एक टक उसे ताकती हो रही देख रही थी? और सिर्फ देखने भर से तुझे कैसे समझ आ गया कि वो बुरा आदमी है? शांतिलता की शादी को 7 साल हो चुके थे, पर सुख या दुख की बात यह थी कि उसका अपना ससुराल नहीं था। उसका पति इतना कम कमाता था कि उसे इस घर के हर सदस्य की जी हुजूरी करनी पड़ती थी। वो इतनी ढीली ढाली, संजीदा और सबकी बातें मानकर चलने वाली लड़की थी कि भाभी के बजाय उसके सामने दिल खोलना ज्यादा आसान था। गंदी सूरत, गंदी नजर और ऊपर से कंगाली की हद। मैं उसे सुलझते हुए मसले को देखकर शांतिलता ने राहत की सांस ली। तो ये बोलना कि तुझे पसंद नहीं आया। पर वो गरीब तो नहीं है लाडो, उसे 112 रुपए तनख्वाह मिलती होगी। अगर उसके साथ मेरा ये कुछ हुआ तो मैं गले में फांसी लगा लूंगी या जहर खा लूंगी या फिर कपड़ों में आग लगाकर। शांतिलता के लिए महीने के 112 रुपए बहुत थे, बहुत ज्यादा। कादम्बिनी की नापसंदगी, उसकी नम आंखें और ये फिल्मी डायलॉग जैसी बातें उसकी समझ से बाहर थीं। ऐसी नासमझ और भोली लड़की न होती तो क्या किसी का चेहरा ऐसा किसी नन्ही बच्ची जैसा होता? छी लाडो, ऐसी बातें क्या कभी बोलनी चाहिए? क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, ये तो बोलने वाले की अकल पर निर्भर करता है। कादम्बिनी ने आंखें तरेरते हुए कहा, छी छी शांति दी, तुम लोग मुझे जबरदस्ती। अपनी बात पूरी किए बिना कादम्बिनी ने जिस तरह थूक निगला, उससे शांतिलता का दिल धक धक करने लगा। उसने सहमते हुए कहा, जबरदस्ती नहीं लाडो, कितने दिनों से रिश्ते आ रहे हैं, कहीं तो शादी होनी ही चाहिए ना। इस रिश्ते में क्या बुराई है? 112 रुपए रहने दो, अपने 112 रुपए। वो कह रहे थे, कल सिरदर्द की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों देर रात तक बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यहां शादी हुई तो लाडो बहुत सुखी रहेगी, बीए पास है, 112 रुपए तनख्वाह है। कादम्बिनी ने जम्हाई लेते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती शांति दी। क्या मैं इतनी फालतू हूं कि कोई बीए पास सूखा हुआ ढांचा 112 रुपए में आखिर होता क्या है? सौम्या जिसके लिए ये बगावत हो रही है वो भी कोई कम सूखा हुआ ढांचा नहीं है। 6 महीने की वकालत में उसने 12 रुपए भी कमाए होंगे, इसमें शक है। पर उसके बाप के पास इतना पैसा है कि खुद भयानक कंजूस होने के बावजूद सौम्य रेशमी कुर्ता पहनता है और एक सिगरेट फूंक कर ही करीब 3 पैसे धुएं में उड़ा देता है। अक्सर वो असमंज के मध्यम वर्गीय परिवार के उथल पुथल वाले माहौल में आधमकता है और बड़ी मासूमियत और अपनेपन के साथ घर के लड़के जैसा व्यवहार करता है। रईस के बेटे की ये मेहरबानी अब भी इस घर के लोग कभी कभी बड़े चाव से महसूस करते हैं, क्योंकि भले ही वो कितने ही दिनों से घर के लड़के जैसा बर्ताव कर रहा हो, पर रईस का बेटा आखिर रईस का ही बेटा होता है। कादम्बिनी के 17-18 साल के होने का असर जिस दिन पहली बार सौम्या की आंखों में पड़ा, उस सुबह उसके सिर में तेज दर्द था और एस्प्रिन खत्म हो गई थी। 2 कप चाय पीकर भी सिर दर्द खत्म नहीं हुआ तो सुबह के करीब 9:30 बजे वो असमंड बाबू के घर पहुंचा। कादम्बिनी को देखने के लिए नहीं, बल्कि एस्प्रिन के लिए। नौकर को भेज देता तो भी 5 मिनट में दवा आ जाती। फिर भी वो खुद क्यों गया, इसकी कोई खास वजह नहीं थी। ऐसी ही बिना वजह की छोटी छोटी घटनाओं के सहारे जब बड़ी बड़ी उथल पुथल मचती है तो लोग उसे किस्मत कहते हैं, पर यह कहना सही नहीं है, क्योंकि अगर आज सौम्या का सिर ना दुखता या घर में दवा होती या वो नौकर को भेज देता तो भी 2 दिन बाद कादम्बिनी की तरफ उसकी नजर ना पड़ती, इसका कोई सबूत नहीं है। वो अंधा थोड़ी ही है, बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी। असमंज बाबू मरीज देखने गए थे। बाहर की डिस्पेंसरी से दवा लेकर सौम्य अंदर गया और कादम्बिनी को आवाज देकर हुक्म दिया, लाडो 1 गिलास पानी देना, तो दवा खानी है। कादम्बिनी के 2 भाई ऑफिस, 1 भांजा कॉलेज और 2 भाई स्कूल जाने के लिए लगभग एक साथ तैयार हो रहे हैं, इसीलिए घर की भागदौड़ अब चरम पर थी। फिर भी सौम्य के हुक्म ने कई प्रतिक्रियाएं जगाईं। रसोई से मां ने पूछा कि वो दवा क्यों खा रहा है। नल के पास नहाते हुए बड़े भाई ने पूछा कि वो कौन सी दवा खा रहा है। पति का कपड़ा और तौलिया हाथ में लिए सामने से गुजरते हुए बड़ी बहू ने थोड़ा रुककर कहा कि अगर जुकाम की वजह से सिर दुख रहा है तो वो नीलगिरी का तेल सूंघ लेना। और कमरे के अंदर दीवार पर टंगे आईने के सामने दाढ़ी बनाते हुए मंझले भाई ने कमेंट किया कि सिर ही काट देने से जब सारा जमेला खत्म हो जाता है तो इतनी दवा दारू किस लिए। कांच के गिलास में पानी लेकर आई कादम्बिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर से सिर दुख रहा है, बड़ा ही खराब सिर है तुम्हारा। इस हंसी और बात करने के अंदाज को गौर करते ही सौम्य की सुस्ती गायब हो गई और वो जैसे अचानक सचेत हो गया। एक खास उम्र में ही लड़कियां अपने होठों के इस नए नवेले खिलौने जैसी हंसी के साथ खेलती हैं, जैसे कोई नया सीखा हुआ गाना हो जो हर वक्त जुबान पर रहता है। कादम्बिनी को यकीनन ये एहसास हो चुका है कि वो अब पूरी तरह से एक सयानी और समझदार लड़की बन चुकी है।
इस दुनिया में अब उसके लिए कुछ भी जानना, समझना, महसूस करना या कल्पना करना बाकी नहीं रह गया है और अब उसकी जिंदगी का असली जश्न शुरू हो चुका है। यह हंसी बस इसी का ऐलान थी। जैसे कच्चे आम पर पहला रंग चढ़ता है, बिना पके ही पक जाने वाले आम की तरह ये संकेत कादम्बिनी की कोई अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि एक कुदरती बात थी। कादम्बिनी के पूरे वजूद में इससे भी कहीं ज्यादा साफ और गहरे ऐलान पहले ही हो चुके थे। फिर भी एस्पिरिन की 2 गोलियां निगलकर सौम्य कुछ देर तक बस कादम्बिनी का चेहरा ही देखता रह गया। उसकी हंसी गायब हो गई। तब सौम्य बड़े ध्यान से पूरी कादम्बिनी को देखने लगा। कादम्बिनी ने थोड़ा सहम कर पूछा, क्या बुरा लग गया? सच में बहुत ज्यादा सर दुख रहा है क्या? सौम्य बोला, टीस मार रहा है सिर। कादम्बिनी ने किसी बड़े की तरह बेधड़क हुक्म दिया, तो फिर आज कोर्ट जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। एक सांस लेने भर के फासले से, पहले डरकर और फिर बेबाकी से कादम्बिनी को बात करते सुन सौम्य को और कुछ समझने की जरूरत नहीं रह गई। थोड़ा सोचकर वो बोला, नहीं, कोर्ट नहीं जाऊं। कादम्बिनी खुश हुई और अपनी सयानब छोड़कर फिर से थोड़ा मुस्कुराई। एक तो केस आता नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों रोज कोर्ट चले जाते हो। चुपचाप कुछ देर लेट जाओ, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। सौम्य हंसकर बोला, सुबह सुबह क्या लेटू रे लाडो, अभी तो रात भर सोकर उठाऊं। सुबह सिर दुख सकता है पर लेट नहीं सकते। डॉक्टर की बेटी हूं, मेरी सलाह मानो समुदा, ऊपर जाके लेट जाओ। ऊपर कोई नहीं है, शांति से लेट पाओगे। चलो मैं बिस्तर लगा देती हूं। चुपचाप लेटे रहने के मौके की तलाश में सौम्य तभी इस घर नहीं आया था। अपने घर में उसे ऐसे मौके खूब मिलते थे। उसके अपने घर में तो इस घर के मुकाबले भीड़ भी कम थी। नफे नुकसान का हिसाब छोड़ भी दें तो इस वक्त कादम्बिनी के साथ दूसरी मंजिल पर जाने का मतलब था कि सबकी नजर उन पर पड़ती और सब वजह पूछना चाहते। दवा खाने के लिए कादम्बिनी से पानी मांगते वक्त जो हलचल मची थी, वो सिरदर्द के बहाने से शांत हो चुकी थी। 100 गज दूर अपने घर जाकर लेटने के बजाय कादम्बिनी के साथ ऊपर जाने की बात को भी मान तो लेते, पर क्या पता किसी के मन में कोई शक जाग जाता। कोई ये भी सोच सकता था कि कादम्बिनी को ऊपर ले जाने का ये उसका बस एक बहाना है। एक पल सोचकर सौम्य ने आवाज धीमी की और कहा, तू एक बार उस कमरे में जा तो लाडो, भंडार घर में। कादम्बिनी हैरान होकर बोली, क्यों? जो कह रहा हूं सुन, जा। कादम्बिनी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए भंडार घर का रुख किया। सब कुछ समझने की उम्र तो उसकी हो ही चुकी थी, पर सौम्य की आज की इस पहेली को समझने की ताकत उसमें नहीं थी। उसने गोल कांच के जार का ढक्कन खोला और एक मुट्ठी भरकर बेर का अचार खाने लगी। बाबू ने यहां आने का हुक्म तो दे दिया, पर अब वो करें क्या? हंसे या रोए? काम के बीच में बड़ी बहू इस दौरान सौम्या के पास आकर खड़ी हो गई। कल दोपहर को मेरा भी जो सिर दुख रहा था समदू देवर जी, क्या बताऊं, वो तो घबरा ही गए। पता नहीं क्या क्या ओडिकोलोन वगैरह लगा दिया। रात को जो मैं 2 बार छींकी तो वो और भी डर गए। सुबह उठी तो देखा भयानक जुकाम हो गया है। यूकलिप्टस सूंघ सूंघ कर थोड़ा आराम मिल रहा है, सूंघोगे? सौम्या ने अपना दुखता हुआ सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे जुकाम नहीं है। दाढ़ी बनाना खत्म करके कादम्बिनी का मंझला भाई भूपेन पास आया। बोला, तेरा सिर इतना क्यों दुखता है रे? सौम्या ने कहा, पता नहीं, कल रात भर सोया नहीं। शरीर बड़ा अजीब सा लग रहा है। सोच रहा हूं कोर्ट न जाकर चुपचाप लेट जाऊं। वही करो, कुछ देर सो जाओगे तो शायद दर्द कम हो जाएगा। सौम्या ने चिंता भरे चेहरे के साथ कहा, अपनी अक लगाकर एस्पिरिन तो खा ली, पर शरीर में कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि बुखार आ रहा है क्या। भूपेन भी फिक्रमंद होकर बोला, तो एक काम कर, यहीं लेट जा। पापा लौटे तो उन्हें दिखा लेना। जल्दीबाजी में दाढ़ी बनाते हुए देखा कितना गाल काट लिया मैंने। सौम्य बोला, टिंचर आयोडिन लगा ले, मैं ऊपर जाके लेट जाऊं, क्या कहता है? एक बिस्तर। भूपेन ने आवाज दी, लाडो, ओ लाडो, समूह के लिए ऊपर एक बिस्तर ठीक कर दे। तो कहां चली गई तू, लाडो? भंडार घर में अजीब से ख्यालों में उलझी कादम्बिनी ने हाथ का सारा अचार मुंह में ठूंस लिया और चेहरे की उलझन मिटाकर बाहर आई। नल पर हाथ धोकर वो सौम्य के साथ ऊपर गई। भूपेन के छोटे से कमरे में उसका बिस्तर लगाते हुए उसने पूछा, तुमने मुझे भंडार घर क्यों भेजा था, बताओ तो? सौम्य बोला, मुंह में जो भरा है उसे थूक करा लाडो। कादम्बिनी बाहर जाकर मुंह खाली करके आई। सौम्य को लेटा हुआ देखकर उसने शिकायत की, थोड़ा सब्र नहीं हुआ, मैं बिस्तर झाड़ देती। सौम्य ने बिस्तर के किनारे की तरफ इशारा किया और कहा, बैठ लाडो, यहां बैठ। कादम्बिनी बैठकर कहने लगी, क्या मेरे पास बैठने का वक्त है? सब वहां खाने बैठे हैं, काम नहीं है क्या? मैं 100 बार एक प्रश्न पूछ रही हूं तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रहे? बिना कुछ कहे सुने अचानक मुझे भंडार घर क्यों भेज दिया? मंझले भाई का गला भी क्या है बाबा, तुम्हारे लिए एक बिस्तर लगाने को बोलना है तो वो भी पूरे मोहल्ले को सुनाकर बोलेंगे जैसे मैं बहरी।
कादम्बिनी ने होठ सिकोड़कर मुस्कुरा दिया। सौम्य ने शक के साथ पूछा, मैंने तुझे भंडार घर जाने के लिए क्यों कहा था? क्या तू सच में नहीं समझी लाडो? सच सच बताना। अगर समझ गई है तो मैं अभी घर चला जाऊंगा। कादम्बिनी ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, क्या नहीं समझी? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें आज हुआ क्या है, बताओ तो। सिर दुख रहा है। एक हल्की आह भरकर सौम्य ने कादम्बिनी का दायां हाथ अपने माथे पर रखा और आंखें मूंद ली। कादम्बिनी की हथेली में अब भी अचार की महक लगी थी। जैसे ही हाथ में एक हल्की सी थरथराहट महसूस हुई, सौम्य को उसका एहसास हो गया। उसे लगा कि अब कादम्बिनी हाथ खींच लेगी, इसीलिए उसने उसकी हथेली को और जोर से अपने माथे पर दबा लिया। पर देखा गया कि कादम्बिनी को खींचातानी पसंद नहीं है। सिर दबा दूं? नहीं, तुम्हें नीचे जाती हूं, मां बुला रही हैं। सौम्य ये जानता था, हमेशा मां ही सबको बुलाती हैं। कादम्बिनी के उठकर खड़े होते ही उसका अचार की खुशबू वाला हाथ सौम्य को छोड़ना पड़ा। आंखें खोलकर उसने देखा कि जैसे कच्चे आम पर पहला रंग चढ़ता है, वैसे ही एक हल्की सी सुर्खी कादम्बिनी के चेहरे पर छा गई थी। किसी बड़ी अभिनेत्री की तरह वो खुद ये खामोश हैरानी और सवालों का पुतला बन गई थी। पर यह कोई एक्टिंग नहीं थी, इसीलिए वो ऐसी दिख रही थी कि देखकर तरस आ जाए। सौम्या ने धीमी आवाज में कहा, मां क्यों बुला रही हैं? ये सुनकर मेरे लिए थोड़ा अचार ले आना लाडो। कादम्बिनी बोली, बुखार आ रहा है, अचार खाने की जरूरत नहीं है। रात भर सोए नहीं हो, सो जाओ ना थोड़ा। ये कहकर वो नीचे चली गई। कुछ देर बाद चाय के एक कप में थोड़ा सा अचार और एक छोटा चम्मच लेकर आई और मुस्कुरा पड़ी। अचार खाओगे? ये सुनकर मां कितना डांट रही है सम्मुदा। मंजले भाई ने कहा था कि इसमें थोड़ी कुनैन मिला दूं, मैंने बस जरा सी डाली है। 4 ग्रेन से ज्यादा नहीं है, सच कह रही हूं, पता भी नहीं चलेगा। सौम्य उठकर बैठ गया। उसने 2 उंगलियों से थोड़ा सा अचार उठाकर कादम्बिनी के होठों पर लगा दिया। फिर कप में इतना सारा अचार होने के बावजूद वो उसके होठों पर लगी उस हंसी वाली मिठास को चखने लगा। कादम्बिनी की हंसी तो यकीनन पल भर में गायब हो गई और वो एक डरी हुई कबूतरी जैसी दिखने लगी। पर वो करती भी क्या? वो तो अभी बच्ची थी और सौम्य उसके लिए हमेशा से किसी देवता जैसा था। ऊपर से उसके लिए लड़का ढूंढा जा रहा है। अगर सौम्य ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है तो ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। तब सौम्य के साथ अकेले सिनेमा जाने में कोई रोक टोक नहीं रहेगी। दिन रात जितनी चाहे बातें कर पाएगी। कादम्बिनी की आंखों में आंसू आ गए। सौम्य बोला, रो क्यों रही है? कादम्बिनी ने आंखें पोंछकर धीमी आवाज में कहा, रो कहां रही हूं? सौम्य ने खुश होकर सोचा कि अगर इसकी जगह कोई और होती तो यकीनन इतना सीधा जवाब नहीं देती। कहती कि आंखों में अचार लग गया है क्या? सच में आंखों में अचार लगने या कोई चोट लगने के बिना भी उस 21 साल के लड़के की बातों से उस लड़की की आंखों में आंसू आ सकते थे। ये बात सौम्य के दिमाग में नहीं आई। उसके बाद जो दिन बीतने लगे वो सौम्य के लिए भले ही न हो, पर कादम्बिनी के लिए वे दिन बेमिसाल बन गए। यहां तक कि जुदाई के दिन भी। कम से कम जब भी मुलाकात होती, कादम्बिनी 1-2 बार सौम्य के सामने इसका इजहार जरूर करती और सौम्य उस पर यकीन कर लेता। इतने समय से जानी पहचानी उस लड़की के बारे में उसे एक नई बात पता चली थी। उसके तजर्बे के हिसाब से सादगी और भोलेपन के मामले में कादम्बिनी ही आइडियल लड़की थी, क्योंकि भोलेपन के साथ अक्सर जो बेवकूफ़ी जुड़ी रहती है वो उसे कादम्बिनी में नहीं मिली। तेज दिमाग उसका नहीं था, वो कोई चालाक लड़की नहीं थी, सौम्य ये जानता था। पर तजर्बे की कमी के अलावा उसने कभी कोई बेवकूफ़ी नहीं दिखाई। उसकी जिन बातों और कामों पर सौम्य को हंसी आती थी, वो बातें वो इसीलिए नहीं करती थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या नहीं बोलना चाहिए या उसका दिमाग कम था। जो कुछ भी उसे एक बार समझा दिया जाता वो पलक झपकते ही उसे समझ लेती थी। यहां तक कि मर्द और औरत के प्यार से जुड़े पेचीदा दार्शनिक पहलुओं को भी वो इतनी आसानी से समझ लेती और उन पर ऐसे चौंकाने वाले कमेंट्स करती कि कभी कभी सौम्य को लगता जैसे वो किसी महान ज्ञानी को गिनती सिखाने की जुर्रत कर रहा हो। मन ही मन हंस रही है क्या लाडो? हंस रही हूं? क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम जब ये सब बातें समझाकर बोलते हो तब मुझे जाओ, नहीं बताऊंगी तुम्हें। सौम्य सोचता है, विश्लेषण करता है। कादम्बिनी की इन्हीं बातों में उसे उसकी समझदारी और भोलेपन का सबूत मिलता है। मन ही मन हंस रही है क्या लाडो? इस अचानक पूछे गए सवाल का मतलब समझने में किसी बेवकूफ लड़की को वक्त लगता। वो कई बार पूछती कि भला वो क्यों हंसेगी, और आखिर में शायद सौम्य को ही समझाना पड़ता कि कविता भरी दार्शनिक बातें सुनते हुए एक तरह के रूखे और बिना जज्बात वाले लोग मन ही मन हंसते हैं, जिन्हें दुनिया के फायदे नुकसान के अलावा और कोई हिसाब नहीं आता। सवाल सुनते ही मतलब समझकर कादम्बिनी ने उसे पागल कह दिया,
पर उसके मुंह से प्यार की बातें सुनते वक्त उसके मन की क्या हालत होती है, ये बताने के लिए शब्द ना मिलने पर, या शायद जो एक दो शब्द याद आए थे उन्हें शर्म की वजह से ना बोल पाने के कारण, उसने लड़कियों वाला चिरंतन हक जताते हुए अपनी इस मजबूरी को छिपा लिया। जाओ, नहीं बताऊंगी तुम्हें। कितना प्यारा एहसास, कितना मीठा बहाना। अगर वो 21 साल की कोई और लड़की होती तो पूरे 3 मिनट का लेक्चर झाड़ती, जिसका मतलब समझने के लिए सौम्य को दिल नहीं बल्कि डिक्शनरी ढूंढनी पड़ती। ये सोचते सोचते सौम्य का दिल बाग बाग हो जाता। 1-2 महीने नहीं, कादम्बिनी उसे काफी वक्त तक अच्छी लगेगी, शायद तब तक जब तक कादम्बिनी की शादी तय नहीं हो जाती। हल्दी चढ़ने के एक दिन पहले वो उससे आखिरी विदाई लेगा। अगले दिन जब वो ट्रेन में बैठा बंगाल से बाहर के खेतों, जंगलों और पेड़ों को पीछे छूटते देख रहा होगा, तब कादम्बिनी रोते रोते अपने बदन पर हल्दी लगा रही होगी। खुद नहीं लगाएगी, सब उसे लगा रहे होंगे। मैं अगर अभी अचानक मर जाऊं तो तू बहुत रोएगी ना लाडो? मैं अगर अभी अचानक मर जाऊं तो तुम बहुत रोगे ना लाडो? सौम्य को इस तरह के मजाक कुछ खास पसंद नहीं आते। कादम्बिनी में बस यही एक कमी है, उसकी नसों में बड़ी जान है। मरने की बात से भी वो घबराती नहीं है। वो डरकर मुंह पर हाथ रखकर ये नहीं कहती कि ऐसी बातें नहीं बोलते। सौम्य के मन में एक अनजाना सा विरोध जागता है। कादम्बिनी जैसे कुछ ज्यादा ही हंसमुख हैं, कुछ ज्यादा ही खुश मिजाज। उसके बचपने और भोलेपन के मुकाबले उसकी भावुकता जैसे बहुत कम है। हंसी मजाक, बहसबाजी और बेमतलब की खुशियों के महल बनाना उसे कितना पसंद है क्या बताऊं। न जाने वक्त आने पर वो किस तरह टूट कर बिखरेगी। जो छोटी छोटी बातों में इतनी खुश हो जाती है, इतने बड़े सदमे का दर्द उस पर क्या गुजरेगा। काली घाट के उस बलि चढ़ने वाले मेमने की तरह शायद वो भी तड़पेगी। अपनी आंखों के सामने सिहानी हुई इस लड़की की ममता और प्यार जिसका हक है, उसे मुझ जैसे प्यार के प्यासे दरिंदे के हाथ से बचाना जिसका फर्ज है, उसकी जिंदगी में शायद मुझे इतना बड़ा दुख नहीं लाना चाहिए था। सौम्य को थोड़ा पछतावा महसूस होता है। कादम्बिनी की उन बड़ी बड़ी और चमकती आंखों में देखकर वो भी बाकी लड़कियों की तरह उसे एक गहरी ममता के साथ प्यार करता है। ऐसा ही मिजाज है सौम्य का, ऐसा ही मजबूर है उसका कोमल दिल और उसका ये गहरा प्यार। मन में जज्बात आते ही दिल में प्यार का सैलाब उमड़ पड़ता है, पर जैसे ही जज्बात थमते हैं, प्यार के सैलाब में जैसे ही उतार आता है और उस प्यार को हमेशा के लिए निभाने का वक्त आता है, तब कादम्बिनी उसे और अच्छी नहीं लगेगी। यहां तक कि कच्चे आम की उस कड़वे गूदे की तरह शायद वो उसे खली ही लगेगी। ये बात सौम्य को याद नहीं रहती। वो लाड़ दुलार से कादम्बिनी का दम घोंट देता है। फिर भी कादम्बिनी हार नहीं मानती। दम घुटने के बावजूद वो खुशी से फूली नहीं समाती। उसके अटूट भरोसे को देखकर तो सौम्य भी दंग रह जाता है। वो चाहे कितनी ही कच्ची हो, कितनी ही भोली हो, कितनी ही वफादार हो, या उसके सीने में कितना ही गहरा प्यार क्यों ना हो, खुद को बचाने के कुछ बुनियादी कायदे तो 12 साल की बच्ची को भी पता होते हैं। लोगों की बातें, रिश्तेदारों का डर, आने वाले कल का हिसाब। कादम्बिनी को जैसे इन सब की कोई परवाह ही नहीं है। सौम्य जो कहेगा, जो करेगा वही सही। नतीजों की जिम्मेदारी कम से कम सौम्य की होनी चाहिए, वो ये हक भी नहीं जताती। तीसरी मंजिल की छत से अपनी मर्जी से आंगन में कूद जाने की तरह उसके इस समर्पण में न कोई हिसाब है, न कोई सोच विचार, न ही जीने की कोई तड़प है और न ही मौत का खौफ। उसे छलांग लगानी थी, उसने लगा दी। वो सौम्य को प्यार करती है, बस यहीं सारे हिसाब किताब खत्म हो जाते हैं। इसके आगे और कुछ नहीं है। 18 साल इस दुनिया में रहने के बाद किसी लड़की में ऐसी बात होना नामुमकिन और अविश्वसनीय लगता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें नर्क की तरफ नहीं ले जाया जा सकता, पर उसके लिए पहले स्वर्ग का रास्ता दिखाना पड़ता है। सच के पर्दे में कई झूठ बोलने पड़ते हैं और कई धोखों को जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज बनाना पड़ता है। हकीकत की कूची से पूरे आने वाले कल को कल्पना के रंगों में रंगकर उसे किसी तपस्या की कामयाबी के बाद वाली जिंदगी जैसा हसीन बनाना पड़ता है और वादों पर वादे करके भरोसा दिलाना पड़ता है। 28 साल इस दुनिया में रहने के बाद सौम्य ने यह तजुर्बा हासिल किया है और इसमें कोई भी झोल होना मुमकिन नहीं है। पर कादम्बिनी ने जैसे उसके हाथों में परियों की कोई कहानी वाली किताब थमा दी हो। अखबार पढ़कर जो बातें समझ नहीं आती, कादम्बिनी जैसे उसे दिन ब दिन वही बातें समझा रही है। जिस मन से उसने ये सारी समझ इकट्ठा की है, वो मन भी उसी खुदा की रचना है जो उससे कहीं ज्यादा होशियार है,
जिसने आज के करोड़ों मनों के अलावा बीते हुए कल के अनगिनत मन बनाए थे और आने वाले कल के अनगिनत मन भी वही बनाएगा। मन के जरिए मन को समझना इतना आसान नहीं है। सौम्य कहता है, मैं कितना बुरा आदमी हूं, जानती है लाडो? कादम्बिनी कहती है, जानती हूं। तुम्हें कैसे पता चला? कादम्बिनी कहती है, हम औरतों को ये सब पता चल जाता है। मैं कोई छोटी बच्ची तो हूं नहीं। कादम्बिनी मुस्कुराती है। उसका ये भरोसा और गर्व देखकर सच में लगता है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। जैसे जीत उसी की हुई हो और सौम्य उसके काबू में आ जाएगा, इस बात पर उसे कभी शक ही नहीं था। सौम्य भी तसल्ली पाकर मन ही मन मुस्कुराता है। लड़कियां अक्सर ऐसा ही सोचती हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ना करके भी उन्होंने ही सब कुछ किया है। सौम्य जैसों के दिल में प्यार उन्होंने ही जगाया है, उन्हें अपना बनाया है और उनका सिर फिरा दिया है। अगर ये प्यार कोई कविता है तो वे ही इसकी प्रेरणा है। सौम्य जैसे लोग तो बस कागज कलम लेकर उस कविता को लिखने का काम करते हैं। सौम्य सोचता है, गहराई से गौर करता है। कादम्बिनी की इस बेफिक्री और अंधे भरोसे की एक वजह जैसे उसे समझ आ गई है। उसे जीतकर कादम्बिनी खुद को इतना कीमती समझने लगी है और उसका आत्मविश्वास इतना ऊंचा हो गया है कि वो मुस्तकबिल के बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझती। जो 2-4 दिन बाद होकर ही रहेगा, उसके बारे में अब क्या सोचना। पर सौम्य के मन में एक उलझन बनी रहती है। ये सोच विचार और अपनी गुंथी हुई जिंदगियों के बारे में गहरी चर्चा कादम्बिनी को बेइंतहा खुशी दे सकती थी, पर वो ऐसी खुशी की उम्मीद क्यों नहीं करती? आखिर किस वजह से उसमें ये अजीब सी बेरुखी आ गई है? जब कादम्बिनी पास होती है तब नहीं, पर अपने कमरे में अकेले होते वक्त ये सोचते सोचते सौम्य को बड़ा गुस्सा आता है। एक मामूली सी लड़की, उसके बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है? वो मेरी जिंदगी की कोई मुसीबत तो नहीं है। एक दिन कादम्बिनी के बड़े भाई की बीवी ने सौम्य से कहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है समूदेवर जी, बस बीमारी रहती हूं। आज सिर दुख रहा है तो कल बुखार सा लगता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। वो तो इतने डर गए हैं, सोच सोचकर कहीं उन्हें ही कुछ ना हो जाए। उन्होंने कहा है कि जल्द ही मुझे हवा बदलने कहीं बाहर ले जाएंगे। सौम्य बोला, अच्छी बात है, कब जाएंगे? बड़ी बहू बोली, जमशेदपुर से लाडो को देखने लोग आने वाले हैं, वरना अब तक ले गए होते। लाडो को देखने आने वाले हैं क्या? अरे तुम्हें पता नहीं समूदेवर जी, क्या ताज्जुब है। लड़का वहां पता नहीं क्या काम करता है, 250 रुपए तनख्वाह पाता है। बाप सब जज हैं, अब रिटायर हो गए हैं। बाप को लकवा मार गया है या पता नहीं क्या हुआ है, बिस्तर से उठ नहीं पाते। इसीलिए लड़का खुद अपने दोस्त के साथ लाडो को देखने आएगा। खत तो कब का आ चुका है? कल? अरे हाँ, तो तुम्हें भला कैसे पता होगा? बीमार रह रहकर मेरा सिर चकराने लगा है समूदेवर जी। 3 दिन बाद कादम्बिनी करीब 3 घंटे के लिए पास तो मिली, पर उसने अपनी तरफ से सब जज के बेटे के आने की बात तक नहीं छेड़ी। 2 घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार सौम्या ने ही उससे पूछा, जमशेदपुर से तुझे देखने आ रहे हैं, है ना? कादम्बिनी खिलखिला कर हंस पड़ी। आएंगे, बड़ा मजा आएगा, है ना? मजा आएगा। कादम्बिनी के उस बेखौफ, बेफिक्र और चमकते चेहरे को देखकर सौम्य को लगा जैसे वो कोई जादू देख रहा हो। अब क्या होगा कहकर जिसे रोने जैसा होना चाहिए था, उसके लिए ये सब बस एक मजा था। अगर उन्हें तू पसंद आ गई तो? अगर क्या मुझे पसंद नहीं करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। सौम्य ने चिढ़कर कहा, मजाक छोड़ो लाडो, तुझे देखकर अगर पसंद कर लिया और शादी पक्की हो गई तो क्या करेगी तब? कादम्बिनी ने अपने दोनों हाथों से जूड़ा ठीक करते हुए कहा, मैं क्या करूंगी भला? सौम्य ने अपनी गंभीरता और बढ़ाते हुए कहा, पर तू तो जानती है ना लाडो कि मैं शादी वादी नहीं कर पाऊंगा। जिस दिन मैं तुझसे शादी करूंगा उसी दिन तेरे लिए मेरा सारा प्यार नफरत में बदल जाएगा। तू तो जानती है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बोला है क्या? कादम्बिनी ने बड़ी सहजता से कहा। 2 बार कहा कि जानती है। भला मुझे कैसे पता होगा? क्या तुमने कभी बताया था? सौम्य जैसे हैरान रह गया। कब कहा था? और शादी करते ही प्यार नफरत में क्यों बदल जाएगा, जरा बताओ। सौम्या बोला। 5 मिनट तक उसने अपनी ही उलझी हुई और पेचीदा दलीलों से बात को इस तरह साबित कर दिया कि कादम्बिनी के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए वो बस थोड़ा मुस्कुराई और बोली, रहने दो, अब तुम्हें और चालाकी करने की जरूरत नहीं है। सबके आने का वक्त हो गया, अब मैं भागती हूं। सौम्या ने बेचैनी से कहा, मैं चालाकी नहीं कर रहा लाडो, सच में मैं तुझसे शादी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, वो देखा जाएगा। ये कहकर कादम्बिनी जाने लगी तो सौम्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से बिठा दिया। क्या तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा?
कादम्बिनी बोली, हाथ पकड़कर ऐसे झटका देने से चोट लगती है। मैं तुम्हारा इरादा समझ गई हूं जनाब। थोड़ा झगड़ा करना चाहते हो क्या? फिर कभी करेंगे, आज वक्त नहीं है। सौम्या बोला, तू अभी बहुत बच्ची है लाडो, बड़ी नासमझ है तू। पर मैं तुझे पहले ही बता रहा हूं, बाद में मुझे दोष मत देना, मैं शादी किसी से नहीं करूंगा। कादम्बिनी ने सादगी से पूछा, ये बात पहले क्यों नहीं कही? सौम्या बोला, शादी करूंगा ये भी तो नहीं कहा था। क्या पहले नहीं कहा इसलिए तो मुझसे जबरदस्ती शादी करवाएगी अपनी? गुस्से से सौम्या का बदन जल रहा था। कादम्बिनी को अब भी कोई फिक्र नहीं थी। अब भी डर के मारे उसका चेहरा पीला नहीं पड़ा था। कोई और लड़की होती तो डर के मारे अब तक अधमरी हो जाती, पर उसकी आखिरी बात कादम्बिनी ने जिस तरह ली, उससे सौम्या गुस्से के बजाय पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। कादम्बिनी को भी गुस्सा करना आता है, यह उसे आज पहली बार पता चला। चेहरा लाल करके कादम्बिनी बोली, देखो सुन लो मेरी बात, तुम कभी कभी ऐसी बातें करते हो जिसे सुनकर बदन में आग लग जाती है। क्या तुमसे शादी करने के लिए मैंने तुम्हारे पैर पकड़े हैं? ओहो, बड़े आए 30 मार खां, तुम शादी नहीं करोगे तो जैसे मुझे धूला ही नहीं मिलेगा। कादम्बिनी तो तमतमाती हुई चली गई। बिस्तर पर चित लेटा हुआ सौम्या काफी देर तक हक्का बक्का रहा। कादम्बिनी का गुस्सा ताजुब की बात नहीं थी, पर ऐसा गुस्सा जिसने आज तक कभी गुस्सा नहीं किया था, ऊपर से बिना रोए धोए, बिना किसी शिकवे के। ये किस तरह का गुस्सा था उस नासमझ लड़की का? अपनी बात खत्म करने के बाद कम से कम उसे थोड़ा तो रोना चाहिए था। यह गुस्सा उस 21 साल वाली लड़की जैसा था, सिर्फ गुस्सा, खालिस गुस्सा, जैसे किसी के लिए उसके मन में रत्ती भर भी प्यार ना हो। 7 दिन बाद जमशेदपुर वाला लड़का अपने दोस्त के साथ लड़की देखने आया। लड़के को लड़की पसंद आ गई तो उसके मामा आकर एक बार और देख जाएंगे, उसके बाद बात पक्की होगी। इन 7 दिनों में सौम्या सिर्फ एक दिन कुछ देर के लिए असमंजस बाबू के घर गया था। एक मौके पर उसने कादम्बिनी से पूछा था, उस दिन अचानक इतना क्यों भड़क गई थी लाडो? कादम्बिनी ने मुस्कुराकर कहा था, गुस्सा आया था इसीलिए। परसों तुझे देखने आ रहे हैं, है ना? हाँ। क्या तुम्हें बहुत जलन हो रही है? पापा से जाकर कहो ना, वो अभी उन्हें टेलीग्राम भेजकर आने से मना कर देंगे। सौम्या ने उदास चेहरे के साथ कहा, सच में जलन हो रही है, पर जानती है ना, शादी मैं कभी नहीं करूंगा। कादम्बिनी बोली, अगर नहीं करोगे तो बाद में मुझे दोष मत देना। उन्हें आने से रोकने का तरीका तो मैंने बता दिया। बिल्कुल सयानी लड़कियों जैसी बात। सौम्या ने शक भरी नजरों से कादम्बिनी के चेहरे और आंखों को टटोला, पर कादम्बिनी जैसी भोली भाली सीधी साधी घरेलू लड़की के चेहरे और आंखों में भला उसे क्या चालाकी मिलती। फिर सौम्या ने बड़ी बहू से एक बात पूछी, भाभी, कुछ दिनों से लाडो को क्या हुआ है? वो हर वक्त उदास क्यों रहती है? बड़ी बहू बोली, मैंने तो उसे कभी उदास नहीं देखा सम्मू देवर जी। देखूंगी भी क्या, अपनी बीमारी में ही इतना उलझी रहती हूं। मैं तो उसे काफी हंसमुखी देखती हूं भाई सम्मू देवर जी। शाम के वक्त लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ उसे देखने आया। सौम्य उससे पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने सिल्क का हल्का कुर्ता पहन रखा था और चेहरे पर एक ऐसी बेपरवाही ओढ़ रखी थी जैसे चेहरे पर क्रीम मली हो। अंदर एक चक्कर लगाकर वो दक्षिण वाले बड़े कमरे में मेहमानों के बीच जाकर बैठ गया। लड़के और उसके दोस्तों से उसने खुलकर बातें भी की। लड़के का नाम दिव्येंदु था। दिखने में अच्छा ही था, पर थोड़ा दुबला और शर्मीला था, जैसे वे लड़के होते हैं ना, जो पढ़ते वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी थोड़ी झुकाकर एग्जाम में फर्स्ट आते हैं। कादम्बिनी खुली खिड़की के सामने आकर बैठ गई ताकि रोशनी में उसे साफ साफ देखा जा सके। उन 3 अनजान आंखों ने उसे बड़े गौर से देखा। बस जिसकी नजर सबसे जरूरी थी, उसने 1 सेकंड के लिए देखकर पूरे 1 मिनट तक अपनी आंखें नीचे झुकाए रखीं। कादम्बिनी से कई सवाल पूछे गए, उससे इंग्लिश और बंगाली लिखवाई गई, उसकी कढ़ाई का काम दिखाया गया और उसने हारमोनियम बजाकर थोड़ा सा गाना और ऐसराज पर एक गजल की धुन सबको सुनाई। शर्म, डर और अदब का जो मीठा नकाब पहनकर कादम्बिनी धीरे धीरे कमरे में आई थी, इतने सब के बाद फिर वैसे ही कदमों से अंदर लौटते वक्त उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। ये देखकर सौम्य को ऐसा लगने लगा जैसे वो पान के बजाय सिर्फ कत्था चबा रहा हो। उसने शुरू से आखिर तक कादम्बिनी को हैरानी से देखा। 4 महीनों से जिसे उसने प्यार किया है, उसके सामने कादम्बिनी जैसी लड़की 4 अजनबी नौजवानों के आगे इस तरह खुद को सलीके से पेश कर सकती है, ये सौम्य के लिए बिल्कुल नया तजुर्बा था। क्या ये एक्टिंग थी? हे भगवान, क्या उसकी कादम्बिनी ये एक्टिंग कर रही थी? या फिर उसका 4 महीने का प्यार उसके लिए कुछ भी नहीं था, बस रोज के दाल चावल खाने या सजने संवरने जैसा मामूली था?
इसीलिए अगर वो 4 महीने उसके साथ प्यार का खेल न भी खेलती, तब भी वो जैसे खुद को पेश करती, आज भी बिल्कुल वैसे ही पेश कर पाई। कादम्बिनी के चेहरे पर उसे एक भी ऐसी लकीर नहीं दिखी, उसकी आंखों में एक भी ऐसा अंदाज नजर नहीं आया जिसमें वो पिछले 4 महीनों के एक भी मिनट को ढूंढ पाता। सौम्या को कुछ समझ नहीं आता। घर लौटकर वो छटपटाने लगता है। उसे आंवला हेयर ऑयल जैसी एक बहुत हल्की महक महसूस होती है। सौम्या का सिर घूमने लगता है, उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। क्या ये मुमकिन है? क्या कादम्बिनी की फितरत से ये बात मेल खाती है? वो 21 साल वाली लड़की भी तो 6 महीने बाद अचानक उसे देखकर थोड़ी पीली पड़ गई थी। अगली सुबह सौम्या ने कादम्बिनी से जाकर कहा, आज दोपहर को क्या तुम एक बार वहां आ सकोगी लाडो? बिल्कुल आ सकूंगी। कितने बजे? 1 बजे आ जाना। पड़ोसी के घर जाने का बहाना बनाकर कादम्बिनी दोपहर 1 बजे अपने घर के सामने वाली सड़क के टैक्सी स्टैंड के पास आकर खड़ी हो गई। सौम्या इंतजार कर रहा था। एक टैक्सी किराए पर लेकर दोनों कुछ ही देर में उनके होटल के कमरे में पहुंच गए। पूरे रास्ते सौम्या ने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ देर तक बकबक करने के बाद आखिरकार कादम्बिनी भी चुप हो गई। कमरे में घुसते ही सौम्या सीधा बिस्तर पर लेट गया। उसकी सेहत के बारे में कादम्बिनी के सवालों के जवाब में उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती लाडो। कादम्बिनी बोली, ये तो तुम बोलोगे ही। पिछली बार घर में बोलकर आई थी कि उषा के घर जा रही हूं। थोड़ी ही देर बाद माँ ने नौकरानी को मुझे बुलाने भेज दिया। दोपहर भर बाहर बिताकर घर में जो सफाई देनी पड़ती है, उसका मजा अगर लड़की होती तब समझते। तुझे क्या लगता है कि घर वालों का गुस्सा और समाज का डर, इन सब की परवाह ना करना ही प्यार का सबूत है? मैं प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं जानती, ठीक है? सौम्या ने मायूसी से कहा। मुझसे अलग होने का तुझे जरा भी दुख नहीं हो रहा? कादम्बिनी ने सहज अंदाज में कहा, क्या मैंने कहा है कि अलग होना है? पर तेरी शादी हो जाने के बाद? क्या मैंने कहा है कि शादी होने दो? फिर दोनों चुप हो गए कुछ देर के लिए। अचानक लाडो रोते हुए बोली, तुम कुछ नहीं समझते। मैं क्या करूं? मेरा क्या बस है? तुम्हारी बात सुननी पड़ती है। तुम जो कहते हो वो करती हूं। घर वालों की सुननी पड़ती है। वो जो कहते हैं वो करती हूं। रोना, दबा हुआ रोना आखिरकार बाहर आ ही गया। लाडो की इस अचानक बेचैनी को देख सौम्य उठ बैठा, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, पर लोगों की बातें सुनकर क्या तुम्हारे दिल में खुशी या गम नहीं जागता लाडो? अगर तुम्हें तकलीफ हो तो क्या घर वालों के हुक्म से वो गायब हो जाती हैं? रोनी सूरत गायब हो गई। आंखें मटकाते हुए वो बोली, क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मुझे तकलीफ होगी तो भला घर वाले क्या करेंगे? फिर रोने जैसा मुंह बनाकर अचानक हंसते हुए लाडो बोली, तुम्हें पता है तुम्हें क्या हुआ है? सिर दुखते दुखते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब सौम्य काफी देर तक चुपचाप लेटा रहा। माथे पर लाडो के हाथ का एहसास मिटने के बाद थकी हुई आवाज में बोला, लाडो, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। क्यों? तेरी शादी की सारी बातें पक्की हो रही हैं। अब मेरा तुझसे मिलना जुलना ठीक नहीं होगा। आज ही हमारे बीच सब खत्म हो जाए, ठीक है? सौम्य अब तक आंखें मूंद कर लेटा था। ये बात कहकर लाडो के चेहरे के भाव देखने के लिए उसने आंखें खोली। पल भर के लिए उसे लगा जैसे लाडो के चेहरे की खाल खिंचकर चमकने लगी है, पर थोड़ा सोचने पर उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है या फिर रोशनी का खेल। मैं क्या कहूं? मैंने तो कह दिया कि तुम जो बोलोगे वही होगा, पर आखिरी दिन तो कम से कम मुंह मत बनाओ, थोड़ा हंसकर बात करो। सौम्य उठ खड़ा हुआ, जूतों में पैर डालकर फीते बांधते हुए बोला, चलो घर चलते हैं। अपने भटकते हुए मन के उलझे हुए ख्यालों के बीच से सौम्य ने धीरे धीरे एक बहुत बड़ा फलसफा ढूंढ निकाला। इस दुनिया में कोई कायदा नहीं है, कोई सलीका नहीं है, सब यहां उल जुलूल है। इसीलिए थोड़े समझदार लोग कहते हैं कि अपवाद ही नियम को साबित करता है। सच तो यह है कि यह बात भी आधी अधूरी है। आखिर कौन कह सकता है कि नियम नियम है या अपवाद ही नियम है? अगर 10 बार नियम दिखे और एक बार अपवाद तो लोग उसे नियम कह देते हैं, पर अगर 10 बार अपवाद दिखे और एक बार नियम तो क्या लोग अपवाद को ही नियम नहीं कहते? इस बेहद पेचीदा सच को ढूंढने के बाद सौम्य को बड़ी तसल्ली मिली। जैसे मार खाने के बाद कोई चमकता हुआ खिलौना मिल जाने पर छोटा बच्चा नम आंखों के साथ खुशी से झूम उठता है, इस उलझन को सुलझाने के बाद सौम्य के दुखी मन में वैसी ही खुशी जाग उठी। वो 21 साल वाली लड़की अगर भाड़ में गई है तो लाडो भी जाए। कोर्ट जाकर एक छोटे से केस में मुवक्किल की पैरवी करते हुए उसने ऐसा लंबा चौड़ा भाषण झाड़ दिया कि 3 बार टोकने के बाद आखिरकार जज ने उसके मुवक्किल पर 7 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। इधर एक दिन जमशेदपुर वाले दिव्येंद्र के मामा आए और लाडो को पसंद करके गए। देखते ही देखते बात पक्की हो गई और शादी का दिन भी तय हो गया। तब एक दिन सौम्य लाडो को देखने गया। दोपहर का वक्त था
तो बड़ी बहू ने उसे नाश्ता दिया और लाडो ने चाय बनाई। बड़ी बहू ने पूछा, इतने दिनों से क्यों नहीं आए भाई समू देवर जी? लाडो ने मंद मंद मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, शायद सिरदर्द की वजह से। बड़ी बहू बोली, तुम थोड़े दुबले दिख रहे हो। सच में? क्या बीमार थे? मैं तो यहां अपनी बीमारी में मर ही रही हूं भाई समू देवर जी। वो तो फिक्र के मारे आधे रह गए हैं। कह रहे हैं कि लाडो की शादी होते ही मुझे हवा बदलने कहीं बाहर ले जाएंगे। लाडो बोली, बैठो, भाग मत जाना। मैंने एक नया अचार बनाया है, तुम्हें चखना होगा। ऊपर पापा को नाश्ता देकर अभी आती हूं। एक हाथ में नाश्ते की प्लेट और दूसरे में पानी का ग्लास लिए हल्के कदमों से लाडो को सीढ़ियां चढ़ते देख सौम्य का मन हुआ कि नाश्ते की प्लेट, पानी का ग्लास, चाय का कप और दीवार तोड़कर ईंट के 2-4 टुकड़े उस लड़की को खींच कर मारे। फिर भी उसने बड़ी बहू से पूछा, अच्छा भाभी, सुना है लाडो को लड़का पसंद नहीं आया, वो छिप छिप कर बहुत रोती है। बड़ी बहू बोली, कहाँ, रोती तो नहीं है। मैंने तो उसे कभी रोते नहीं देखा भाई समू देवर जी। देखूंगी भी क्या, खुद अपनी बीमारी से लड़ रही हूं। पर लड़का तो उसे पसंद आया है। पड़ोस की उषा से शायद उसने ऐसा कहा है। लाडो नीचे आई और सौम्य को थोड़ा सा अचार दिया, फिर खुद भी मजे से एक मुट्ठी अचार चखने लगी। सौम्य अचानक खड़ा हो गया और बोला, लाडो, तुम्हारे पापा से एक जरूरी बात करनी है। पहले उनसे कह आऊं, फिर तुम्हारा अचार चखूंगा। सुहाग रात की उस कोठरी में जब सब सहेलियां और औरतें चली गईं, जब कमरे में उनकी हंसी ठिठोली और गानों की गूंज अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी, तभी सौम्य के सीने में अपना चेहरा छिपाकर लाडो फूट फूट कर रोने लगी। चिलचिलाती और तपती गर्मियों के बाद आने वाली पहली मूसलाधार बारिश की तरह, बेचैन, जोरदार और कभी ना थमने वाला रोना। सिसकते हुए उसने किसी तरह कहा, अगर तुम मुझसे शादी ना करते तो मैं जहर खाकर मर जाती। वो कोई 1 घंटे तक रोती रही। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आने में करीब आधा घंटा और लग गया। क्या अब तुम मुझसे नफरत करोगे? इरादा तो यही था, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे नफरत कर पाऊंगा लाडो। लाडो बोली, क्या अब भी मुझे लाडो ही कहोगे? और देखो, अब मुझे तू मत कहना, सुनने में बड़ा खराब लगता है। अब जब वो उसकी पत्नी बन चुकी थी तो उसका अपनी गृहस्थी और पति पर हक जताना सौम्य को भी अब गलत नहीं लगा। समाप्त।